लोगों को ये गलतफहमी है कि लास्ट टाइम जब हमने मियाँ साहब का साथ दिया था, हमने हुकूमत का साथ कभी नहीं दिया, हमने पार्लियामेंट का साथ दिया था। मियाँ साहब ने वो अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं और उसके बावजूद वक्त गुजर गया, पानी गुजर गया। हम हुकूमत के साथ नहीं देंगे। अगर एक खानदान कोई रिलीज एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान की उस पार्टी की तरफ से, वो हम नहीं मिल सकता। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ, मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में ज़ईम कादरी साहब भी मौजूद हैं, रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के सूबाई वज़ीर हैं। कादरी साहब आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं मुख्तसरन बता दूँ आज प्रोग्राम में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले नैब केसेस खुल रहे हैं। नैब ने अपने काम का आगाज़ कर दिया है। नवाज शरीफ साहब, हसन और हुसैन को नैब ने कल तलब कर रखा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नवाज शरीफ साहब कल पेश होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। फिर जरदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान वो आ चुके हैं, लाहौर में डेढ़ डाल चुके हैं। नवाज शरीफ साहब से हाथ ना मिलाने का आज उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं शरीफ फैमिली के लिए, नवाज शरीफ के लिए कभी खड़ा नहीं हुआ, मैं तो जमहूरियत के लिए खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, इससे मुझसे तवक्को ना रखी जाए। NA-120 का इलेक्शन है, कुलसूम नवाज साहब अचानक चली गई हैं, उस पर सवालात उठ रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि वो जल्द वापस आ जाएंगी, लेकिन बहरहाल इलेक्शन का अब तूती बच चुका है। तो उसमें जो कुलसूम नवाज साहबा का यहाँ पर कुछ लोगों के ख्याल में एक दिन मौजूद होना ज़रूरी है। तो क्या किस तरह का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़िया-उल हक की बरसी भी है आज, और उस पर उसकी एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इस तरह से है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें उनको अपना मुख्तलिफ अदवार में अपना हिमायती या मुखालिफ कहती रही हैं। ख़ासतौर पर PMLN अपना उनको कभी हिमायती कहती रही है और आज उनकी मुखालिफत में भी बयानात दिए हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब का BBC को इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी ये तासुर गलत है कि कभी किसी फ़ौजी सरबराह के साथ नहीं बनी, मेरी कुछ फ़ौजी सरबराहों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म। तो प्रोग्राम में हम वो नाम ढूंढने की कोशिश करेंगे आर्मी चीफ़ का कि जिनके साथ नवाज शरीफ साहब के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। कादरी साहब आपको खुशामदीद। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि नवाज शरीफ साहब कल पेश हो रहे हैं जी नैब में। देखिए अभी वकला जो हैं वो इस पर बैठे हैं, लेकिन नुक्ता नज़र जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि जब कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि रेफरेंस बनाए जाएं, तो फिर जब रेफरेंस बनेंगे तो उससे पहले जो गुफ्तगू है वो मेरे ख्याल में कोई मायने नहीं रखती। अपना देखें वो अपने रेफरेंसेस जिस तरह उन्होंने बनाए, जब वो यकीनन कोर्ट में जाएंगे तो हम भी पेश हो जाएंगे और अपना नुक्ता नज़र कोर्ट में देंगे। पर अब ये दोनों आरा अभी डिस्कस हो रही हैं और जब भी फैसला होगा वो आज रात तक या सुबह आवाम के सामने आ जाएगा जी। हाँ, लेकिन कादरी साहब ये जो रिव्यू पिटिशन है उसमें आपने ये कहा है कि अदालती फैसले का पैराग्राफ 6 इसके तहत ये केसेस नैब को रेफ़र किए गए हैं, ये तैयार करने के लिए रेफरेंसेस जो हैं जी। तो ये अदलिया ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया। तो इस तनाज़र में तो शायद मियाँ साहब जो हैं वो ना ही पेश हो। जी हाँ, कभी इम्कान है, लेकिन निज़ामी साहब हम तो आपके आगे तिफले मकतब हैं। आप माशाल्लाह हर चीज़ पर बड़ी गहरी नज़र और एक तजुर्बा रखते हैं। मेरे ख्याल में सीनियर तरीन साफ़ी हैं पाकिस्तान की। अर्ज़ ये है कि जब ये काम हो चुका और हम एक रिव्यू में गए, और उस रिव्यू की सबसे पहली शिक जो हमने रखी, रिक्वेस्ट जो है वो ये है कि एक लार्जर बेंच बने जिसमें जो तकरीबन 12 के 15 जजेस पर मुनसर हो, और फिर उससे ये फैसले इन तमाम मामलात का डिसीजन लिया जाए और हमारी प्लेंट को जो है वो सुना जाए। तो जो भी अब चीफ जस्टिस साहब फैसला फरमाएंगे वो तो यकीनन एक आध दिन में कौम के सामने आ जाएगा, लेकिन ये कहकर रेफरेंसेस दायर करवाए जाएं, अगर हुक्म ही ये हो तो फिर मेरा ख्याल में उससे पहले जाकर वक्त का ज़िया होता है।
हम जो भी कहेंगे उसको वो मनोअन उसी तरह लिख देंगे, तो फिर भी वो रेफरेंस के बनने या ना बनने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना जी। तो हाँ, लेकिन इसमें कादरी साहब एक बात तो है ना कि रेफरेंसेस जो हैं ये जो भी बने, ये मियाँ साहब के लिए एक बहुत बड़ा मसला तो है ना। और दूसरे आपने लार्जर बेंच की बात की कि ये अमूमन तो होता ही है कि वही बेंच सुनता है जिसने फैसला दिया होता है, जो रिव्यू पिटीशन है। लेकिन आप ये अनयूजुअल मुतालबा कर रहे हैं कि इसमें लार्जर बेंच बने। अगरचे जिस अंदाज से, मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ, अगरचे जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ने खुद कंडक्ट किया कि पहले 5 रुकनी बेंच था, फिर वो 3 रुकनी हो गया, जो फिर एक स्पेशल बेंच था, फिर वो दोबारा 5 रुकनी बना। तो ये वो कुछ भी हो सकता है। वैसे ये आपकी उसमें पिटीशन में मौजूद है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मियाँ साहब ये एक नो कॉन्फिडेंस भी कर चुके हैं इस पर कि ये 5 जज जो हैं ये मेरे हक़ में क्या फ़ैसला करेंगे, वही फ़ैसला आएगा जो बाद में आएगा। तो फिर ये मेरा मतलब है कि आपने ज़हमत ही क्यों गुवारा की है रिव्यू पिटीशन करने की? जी मैं अर्ज़ करता हूँ। एक तो निज़ामी साहब आपने फरमाया कि प्रेसिडेंट्स मौजूद नहीं हैं, तो मैं अर्ज़ करूँ कि बहुत से ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जहाँ रिव्यू में लार्जर बेंच तश्कील दिया गया और ये खालिसतन चीफ जस्टिस का एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसला होता है, और बहुत से ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। दूसरी बात आपने फरमाई कि क्यों हम जहमत कर रहे हैं। यकीनन जब आप रिव्यू फाइल करते हैं तो उसमें जो रिव्यू का स्कोप है वो तो महदूद होता है, लेकिन अगर कुछ लॉ पॉइंट्स जो हमारी नज़र में वाक़तन रह गए हैं, अगर रह जाएं तो फिर उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए रिव्यू फाइल किया जाता है। और हमसे ये समझते हैं कि बहुत से ऐसे लॉ पॉइंट्स जो उठने चाहिए थे और नहीं कंसिडर किए गए, उनको हमने एजिटेट किया इसमें, जिसमें कुछ तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से मुंसलिक हैं और कुछ इस केस के चलाए जाने के तरीक़ाकार से मुंसलिक हैं। 184 और 164 के उस फ़र्क को निकालने की भी कोशिश की गई है, जहाँ जुडिशल कमीशन की तश्कील का जो एडवांटेज है वो तो जजेस के पास मौजूद था, लेकिन JIT जैसा प्रेसिडेंट पहले तारीख में मौजूद नहीं है। और उसके बाद 2-3 और ऐसी चीज़ें अगर आप इजाज़त दें तो मैं बयान कर दूं, जिसमें हम समझते हैं कि वो वाक़तन लॉ पॉइंट्स हैं और उन लॉ पॉइंट्स में हमें एडवांटेज मिलना चाहिए था। मसलन कि अगर आप टैक्स लॉज को देखें तो उसमें जो रकम रिसीव ना कर ली जाए जब तक उसका इम्पैक्ट नहीं आ सकता। आपका मतलब है सैलरी की टैक्स कलेक्शन पर। जी। और दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूं कि टैक्स लॉज बड़े क्लियर हैं कि अगर कोई आदमी 1 करोड़ 30 लाख रुपया टैक्स दे रहा है और 2 लाख रुपए की रकम पर तकरीबन 2000 के करीब, मतलब मज़ाक़ किस बात है ना, टैक्स नहीं दिया तो उसको इस पर सज़ा नहीं दी जा सकती। उस पर उसको ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये भी जमा करा दे, क्योंकि मेन चंक जो है इन पैसों, इस टैक्स से कई हज़ार गुना टैक्स वो ऑलरेडी दे चुका है और उस टैक्स को उसने सही है काजी साहब, लेकिन मामला इसमें नहीं है ये है ना, ये 2000 आखिरी पॉइंट बताना चाह रहे थे। आखिरी पॉइंट क्या है आपका कादरी साहब? जी वो ये है कि आखिरी पॉइंट ये है कि जब आप किसी टैक्सेबल इनकम की बात करते हैं तो फिर ये वाज़े तौर पर टैक्स लॉज में मौजूद है कि वो आपको एक स्पेसिफिक, अगर आपने टैक्स दिया हो और उसे बहुत ज़्यादा दिया हो तो फिर आपको वो उन 3 सालों का प्रो रेटा बेसिस पर कैलकुलेट करके एक नोटिस उसी वक्त थमा देते हैं और आप उसको विद इन स्पेसिफाइड पीरियड करके। लेकिन कादरी साहब यहाँ मसला ये नहीं है कि आपने टैक्स दिया और थोड़ा था, मसला ये है कि उन्होंने तो टेक्निकल ग्राउंड पे आपको फारिग किया है कि जनाब आपने जो इलेक्शन कमीशन में रिटर्न है उसमें इसका जिक्र नहीं किया था, और वो जो बाकी चीज़ें थी वो गालबन सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए छोड़ दी कि वो ट्रायल कोर्ट नहीं था, या शायद इनसफिशिएंट एविडेंस था कि नैब को भेज दी उन्होंने। जी तो देखिए अर्ज़ ये है कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अगर इलेक्शन कमीशन ही होता तो वो टैक्स लॉज के मुताबिक इसका फैसला करता और उस कानून को देख लिखता जो इस मुल्क में टैक्स देने के लिए राय जो फाइक है वो बड़ा कैटेगोरिकल है निज़ामी साहब, कि एक आदमी 1 करोड़ 30 के 38 लाख रुपया जो है वो टैक्स दे रहा है अपने वापस आने के बाद, और एक 2
1000 रुपए का कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑन टैक्स जो है वो उससे ओमिट हो गया है, 7 भी कह लीजिए, या जानबूझ के भी उसने नहीं दिया, तो उसको ये एडवांटेज तो बहरहाल मिलना चाहिए कि उसने बड़ा हिस्सा जो है वो नहीं छुपाया और सिर्फ 2000 के पीछे तो उसने ये नहीं किया। वो ये समझ रहे थे कि जो इनकम रिसीव नहीं की हुई उस पर टैक्स नहीं दिया जाना, तो दैट कुड बी द रीजन। तो ये बड़ी सिंपल एक 7 सी गलती थी। बहरहाल इसी तरह का एक प्रेसिडेंट भी मौजूद है, जैसे सीमा साहब के केस में जहाँ उनकी बेगम का एक 3 मरले का घर ओमिट हो गया था उनसे और वो उनकी सेकंड वाइफ थी, तो जजेस ने उनको फिल फॉर डिस्क्वालीफाई तो कर दिया, लेकिन दूसरी ही रिव्यू में उनको दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी और आज अल्लाह के फजल से वो MNA है। तो ये प्रेसिडेंट भी अपनी जगह निजामी साहब सही है, लेकिन सही है। चले एक मुख्तसर ब्रेक पे सवाल ये पैदा होता है ना सर कि अगर आपको ये समझते हैं कि ये आपके पास लीगल पॉइंट्स मौजूद हैं, इस पे रिव्यू पे जाया जा सकता है, तो फिर ये जो आपने लोगों से जजेस के बारे में कमेंट्स दिलवाए कि भाई ये जजेस को का फैसला कबूल है और कहलवाया लोगों से कि कबूल नहीं है, और फिर जजेस को तनकीद बल्कि कुछ लोगों के ख्याल में तस्दीक का निशाना बनाया, तो उससे पहले फिर रिव्यू में जाना चाहिए था। नंबर 120 के बारे में भी थोड़ी उस पर भी बात करते हैं, बिल्कुल उस पर 2-3 और चीजें भी डिस्कस करनी है। एक मुख्तसर ब्रेक में ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। पांच लोगों ने मुझे नाअहल करार दे दिया। क्या ये आपको कबूल है? नवाज शरीफ फिर आपकी अदालत में हाजिर है। उस अदालत में कोई अपील नहीं है। मेरी अपील आपकी अदालत में है, आपकी अदालत में। कौन है ये? कौन है? बताओ कौन है? इनका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ये खेल खेला, ये तमाशा किया, क्या उनका एहतसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी ये इस पे निजामी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कादरी साहब जी जी ऐसे लग रहा है आप अब ये रिव्यू पिटिशन करके ना उसी अतार के लौंडे से दवा मांग रहे हैं आप। जी नहीं सर, ऐसा नहीं है। निजामी साहब, एक तो बड़ी वाज़ेह बात कि जब ये फ़ैसला आया तो उसको इमीडिएटली तस्लीम किया गया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने ओहदे से विद इन टाइम पीरियड ऑफ 20 मिनट्स, यानी कि अभी पहला इंटरम ऑर्डर भी नहीं मिला था बल्कि डिस्क्वालिफिकेशन की सिर्फ ज़ुबानी जो है वो कन्वे किया गया, उन्होंने अपने फ़ैसले से इस्तीफ़ा दे दिया, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जहाँ तक इस फैसले की हमीयत का ताल्लुक है तो ये हर एक का हक है कि उसके ख़िलाफ़ किए जाने फ़ैसले को वो तस्लीम तो हमने कर लिया, माने या ना माने। अगर हम उसको मान लेते तो फिर रिव्यू करने का तो बाकी नहीं रह जाता। जहाँ तक ताल्लुक है इस पे डिस्कशन का, तो नाउ इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, उस पर यकीनन हाँ यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है, पर अपना लेकिन उसमें तरतीब थोड़ी गलत नहीं हो गई सर? पहले अगर आप ये करते रिव्यू पे जाते और उसके बाद अगर फिर भी फैसला आता तो फिर आप ये करते ना कि आप लोगों से कहलवा रहे हैं इनका हिसाब होना चाहिए, तुम्हारे साथ गलत हुआ। आप असदुल्ला साहब आप समझ रहे हैं कि सियासत छोड़ दें? जवाब दे दूं, सियासत गरीबी तो करनी था उन्होंने। मियाँ साहब ने अपनी पार्टी को इकट्ठा रखना था, मियाँ साहब ने अपनी अवामी मकबूलियत का सिक्का बिठवाना था, उसके लिए जरूरी है कि जजेस तीसरा ये बताना था, निशाना बनाया जाता। तीसरा ये ज़रूरी था कि बताना था कि जुडिशरी ने उनके साथ ज़्यादती की है उनके मुताबिक, इन 5 जजों ने ठीक उनके मुताबिक, और साथ ये भी कि उनके खिलाफ एक साजिश हुई है। ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा है, ये साजिश हुई है जिसका बैनल क्योंकि लीगल पॉइंट्स जो बताए थे ना अभी कादरी साहब ने अपनी पहली गुफ्तगू में, उसमें इतने सारे पॉइंट्स उन्होंने 3-4 मजबूत पॉइंट्स बताए हैं जिसकी बुनियाद पर रिव्यू पे गए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो तो फिर फौरन रिव्यू नहीं, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं ना गई। आप जी कादरी साहब आप बताएं। जी मैं अर्ज़ करूं कि एक तो इन फैसलों की अहमियत का तयन जो है वो तारीख़ किया करती है। कौन नहीं जानता कि निज़ामी साहब का तजर्बा और इनकी मौजूदगी पिछले 40-45 बरस से बल्कि ज़्यादा 2 पुश्तों से सहाफ़त के साथ है, और ये जानते हैं कि जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस इरशाद हसन खान तक किए जाने वाले फ़ैसलों की अहमियत का तयन तारीख़ ने किया है कि उनकी क्या सैंक्टिटी थी, और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही किए गए फ़ैसलों को
जस्टिस मुनीर का फैसला हो, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला हो, वो तो खैर जुडिशल मर्डर था ना, जनरल ज़ियाउल हक का फैसला हो या मुशर्रफ साहब का फैसला हो, खुद फुल बेंचेस ने उनके साथ उन फैसलों के साथ क्या किया, और मुअर्रिख तो फैसला करेगा। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ रिव्यू इसलिए फाइल कर रहे हैं कि वो ये आप समझते हैं कि अगर ज़ाती बुनियाद पर ये सुनकर कि उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के बाद उससे इत्तफाक ना करने की वजह से रिव्यू को इसलिए डिसमिस कर दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये वाक़तन अदालती जो है सॉवरेनिटी उसके और सोच के मॉरल्स के खिलाफ है। फैसला तो आइन और कानून के मुताबिक ही होना चाहिए ना भाई। कादरी साहब, मैं सर एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ, बड़ा रेलेवेंट है इस बात से। तो फैसला नहीं होता। मैं कादरी साहब, आपने चूंकि जिक्र कर दिया जिसको आप जुडिशल मर्डर कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये अदालत ने फैसला दिया भुट्टो साहब के खिलाफ। आज बरसी भी है चूंकि ज़ियाउल हक की, एक नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट है, वो जरा सुन लीजिए ज़ियाउल हक के हवाले से और भुट्टो के हवाले से, वो जरा सुन लें, फिर क्वेश्चन मैं फ्रेज करता हूँ आपके सामने। आज मर्दे मोमन मर्दे हक ज़ियाउल हक शदीद को खराजे तहसीन पेश करने के लिए आए हैं, जिसका मजार यहाँ पे बना हुआ है और वो नकली शहीद जो लाड़काना में है, जिसको बेनजीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद कहती है। ये लोग कहते हैं कि ये नवाज शरीफ वगैरह जो है ये क्या लॉन्ग मार्च करेंगे। भाई लॉन्ग मार्च से हमें साजिश की बू आती है, हम लॉन्ग मार्च के नाम से वाकिफ नहीं है। ये बेनजीर भुट्टो ने नुस्खा मुल्क से बाहर से अपने गैर मुल्की आकाओं से हासिल किया था। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनजीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी। ये बेनजीर भुट्टो तो बाहर से आई, इसने बाहर भाग जाना है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपने फैसला करना है, पहले भी ये भाग गई थी लेकिन इस दफा आपने इसको भागने नहीं देना। ये कादरी साहब, मैं तो वैसे इसकी इतला तो दिया, उन्होंने कुछ ज़्यादा रेलेवेंस नहीं समझता आजकल के पैरवाए में, क्योंकि अब तो सारे सियासतदान जमहूरियत का वर्त कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी कर रहे हैं। इंसान में तब्दीलियाँ भी आ जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो अब तो मियाँ नवाज शरीफ बहुत बड़े डेमोक्रेट बन गए, लेकिन ज़ाहिर है कि माजी में तो बहुत सारी गलतियाँ की, लेकिन मियाँ साहब भी अगर मान ले कि यार ये मेरे से बहुत लफ्ज़ियाँ हुई हैं तो आगे चल सकते हैं हम। देखिए, ये बात तो आप निज़ामी साहब गवाएं इस बात के कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा जा रहा था तो खाकसार भी वहाँ लंदन में मौजूद था। तो सबसे पहला पॉइंट जो था वो ये था कि हम अपनी अपनी गलतियाँ तस्लीम कर लें, और उसमें दोनों कायदीन ने, बल्कि और भी पॉलिटिकल लोग थे जिन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को तस्लीम किया कि हमने जो डिक्टेटरशिप्स का साथ दिया है वो हमारी गलती थी, और उसको ड्यूली साइन किया। और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उन शिकों का उसमें इजरा किया तो मियाँ नवाज शरीफ ने उनका खैर मकदम किया, और न सिर्फ उसको तस्लीम किया बल्कि उसको प्रमोट भी करने की बात की पूरी दुनिया में। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस बात का गवाह है। और वही वो टाइम था जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल ही परसों कहा कि मैं 15-20 साल से बहुत आइडियोलॉजिकल हो गया हूँ, नज़रियाती हो गया हूँ। मैं तो इस बात का क्रेडिट जरूर लूंगा कि मेरे वालिद ने तो ज़ियाउल हक की भी जेल काटी थी, हम उस वक्त भी खिलाफ थे, कादरी साहब आज भी अपना नुक्ता नजर रखते हैं। ये तो बड़ी मुकाम है, शुक्र है कि बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जरदारी साहब ने मियाँ साहब को माफ़ कर दिया और COD पे साइन कर दिए। लेकिन अब जरदारी साहब को माफ़ करने के मूड में नहीं लगते आपको? नहीं, अब मेरे ख्याल में जरदारी साहब के पास फिर मेरे ख्याल में जो सैनिटी है वो प्रिवेल करेगी। निज़ामी साहब, आप उनको बहुत जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मसला नवाज शरीफ का है नहीं। मैं आपको अर्ज़ करूँ थोड़ी सी बात कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपने आप को इस वजारत उज़्मा के चक्कर से ज़रा थोड़ा सा अलग थलग कर लिया है। और मेरे ख्याल में जिस सोच के वो हामिल हैं वो ये है कि वो अब इस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स, सिविल सुप्रीमेसी, वोट का तकद्दुस और बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस्टोरेशन इन लिटरल स्पिरिट की बात करेंगे। खुद ही लोग साथ चलते जाएंगे, और जब ये मकसद वजारत उज़्मा के हसूल के लिए नहीं होगा तो फिर मेरा ख्याल में उनकी बात में वक्त के साथ साथ मजीद वजन आता जाएगा, और लोग ये बात मानने के लिए मतलब मजबूर हो जाएंगे
कि हमने इसके साथ शामिल होना है। कभी इनका इम्कान है कि तमाम पॉलिटिकल लोग जब ये देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ अपनी बहाली या वजारत उज़्मा की सीढ़ी तक जाने के लिए ही बेताब नहीं है, बल्कि उस सियासत की कल को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको वो राइटली सो समझते हैं कि डिस्टर्ब हो चुकी है, तो फिर मेरा ख्याल में खुद ब खुद लोग उन पॉइंट्स पे आ जाएंगे। और रजा रब्बानी साहब की बात तो आपने खूब सुनी और मियां नवाज शरीफ ने उसको हेल भी किया और कमिटमेंट भी दे दी। So if Raza Rabbani goes on the floor of the Senate and plays his role in amending the constitution in the manner where you could rectify the basic political infrastructure, तो मेरा ख्याल में eventually पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड होगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कादरी साहब बोर्ड होंगी सवाए एक के। मेरा भाई नाराज ही रहता है जिंदगी में, पता नहीं उसने क्या करना है। कादरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जल्द सेहतयाबी दे और हमारी जुमखाना में मुलाकात हो। थैंक यू वेरी मच। जी इंशाल्लाह। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। निज़ामी साहब, अब दो तीन चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले तो NA-120 है जिसमें एतराज़ ये हो रहा है कि कुलसूम साहिबा, बल्कि सवाल पैदा हो रहा है कि अचानक से क्यों चली गई हैं। अब चहमगोइयाँ हो रही हैं कि वो वापस नहीं आएंगी, कमरिंग कैंडिडेट मौजूद है, कुछ लोग इस तरह की बातें भी, ज़ाहिर मौका मिल जाता है लोगों को, लेकिन वापस तो वो आ रही हैं। इसके बावजूद उनका जाना सिग्निफिकेंट है क्योंकि दिन तो थोड़े ही रह नहीं, देखें कागजात नामजदगी तो उनके मंजूर हो गए। ये वो मेरे नज़दीक वो ये श्योर करके गई होंगी मंजूर हो जाएंगे। हम लोग जो है ये बात भूल जाते हैं कि वो ठीक है कि मियां नवाज शरीफ के जो केस हुआ है, JIT इंस्टीट्यूशंस डिड वर्क, लेकिन दूसरी तरफ ये केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है पंजाब में हुकूमत PMLN की। तो जब उनको ये अश्योर हो गई कि वो कागजात नामजदगी उनके मंजूर हो जाएंगे आज, फिर ये बहुत सारे चैनल्स ने एक बड़ी टेक्निकल गलती पे पूरा प्रोग्राम करते रहे जी अकामा भाई ये ही इज़ अ प्राइवेट सिटीज़न, ठीक है ना। तो उनके अकामा के डिक्लेयर करने का मामला अगर वो होती इलेक्शन लड़ती पीछे तो लड़ता तो वो मौसर बाजी तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, तो ये मंजूर हो जाना था। ठीक है, अब उनका कैंपेन और लोग चलाएंगे, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि वो 24 सितंबर पे, देखे ना आप बात सुने, ये कोई भी एयर ट्रैवल करने वाले किसी भी शख्स को इस चीज़ का अदराक होना चाहिए कि जब आप जाते हैं तो आपको वापसी की कोई तारीख देनी पड़ती है, रिटर्न टिकट होता है ठीक, बुकिंग के लिए। उन्होंने 24 सितंबर को दे दी। अब ये कोई सहीफ़ा आसमानी कि वो 24 सितंबर को वापस आएंगी, वो पहले भी आ सकती हैं, वो एक हफ्ते बाद भी आ सकती हैं, वो 3 दिन भी आ सकती हैं। तो इसको इतनी ज़्यादा अहमियत देना कि जी वो तो आप बिल्कुल गायब रहेंगी, ये भी कोई इसका, अनलेस के ये कहा गया कि वो कोई तिब्बी बुनियादों पे गई हैं, उनकी कोई बैक में बड़ा प्रॉब्लम रहा है, पहले उनकी सर्जरी भी हुई है लेकिन चंद साल पहले। हो सकता है कि मेडिकल ख्याल ये भी है ना कि अब चूंकि ये किसको कांटे का एक मुकाबला समझा जा रहा है, तो इसमें तो एक एक लम्हा, एक एक दिन कीमती है कैंपेन में। अब ऐसा ये सब तो कहते हैं कि कुलसूम नवाज अब कैंपेन में उतरेंगी। तो हम समझ रहे हैं, मीडिया समझ रहा है और लोग समझ रहे हैं, वो भलाई समझ रहे हैं इसको, वो समझ एक तरफा है। अब हालांकि जो अंदरीप अब्बास साहब हैं जिन्होंने वो 50 करोड़ वाला शो छोड़ा था जो मेरे घर वो सॉरी वो नहीं बल्कि यास्मीन राशिद, सॉरी यास्मीन राशिद जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। उन्होंने को 59,000 वोट्स लिए थे, शायद 52,000 वोट्स लिए थे, तो उन्होंने खासे वोट लिए। तो मेरा ख्याल है कि इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इस मामले को। लेकिन इसमें आप देखिएगा कि ये सारे जो मेन स्ट्रीम लीडर हैं PMLN के, ये कैंपेन करेंगे और वो भी मेरा ख्याल है कि अब उनके वो इलेक्शन से पहले वापस आएंगी, मेरी अपना अंदाज़ा है। सही है। अच्छा, अब ये जरदारी साहब ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ बता दिया, उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह से तो मामला नहीं चलेगा, हम नवाज शरीफ की प्रोटेक्शन के लिए नहीं खड़े हुए, हम तो जमहूरियत के लिए खड़े हुए थे, आज भी खड़े हुए हैं, शरीफ फैमिली के लिए नहीं खड़े हुए, तो हमसे कोई तवक्को ना रखे हम दूसरे का हाथ बढ़ाएंगे। अब मैं आपको वैसे इस सवाल का जवाब इससे पहले कि आप दें, मैं आपको सुनवा भी देता हूँ ज़रा। जो में एक प्यार मोहब्बत और लड़ाई का जो ताल्लुक रहा है दोनों का,
वो ज़रा एक मुख्तसर क्लिप देख लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। सुनो मियां तुम हो दीवाने, तुम हम पे मरते हो दिल कैसे माने, सच्ची सच्ची कह दो ना डोलो सजन रे झूठ मत बोलो। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ नहीं लड़ांगे। बहुत अच्छा होता कि खाने की दावत हमें भी दे दी जाती, हम भी वहाँ मौजूद होते। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तुमने लूटा है सदियों हमारा सकून। जरदारी जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे पता होता कि जरदारी साहब इस तरह के आदमी निकलेंगे, मैं मरी में कभी भी उनके साथ समझौता न करूं। ओ मिस्टर जरदारी, हमें तुम्हारा चेहरा नजर आ गया है, तुम्हारे फ्रॉड का चेहरा हमें नजर आ गया है। ये मौलवी जियाउल हक की सियासत चाहते हैं। जरदारी साहब ने अपनी माजी की गलती से कोई सबक नहीं सीखा। मैं किता सी जी, मैं बंदा धमाका किता सी, आपका क्या वास्ता उससे? पाकिस्तान में लूट मार का बादशाह कौन है? पहले तुम्हारी बारी फिर साडी बारी। जरदारी साहब तुम अकेले इस पाकिस्तान के मालिक नहीं हो। अच्छा निज़ामी साहब, एक तो ये, लेकिन जरदारी साहब ने फिर भी अपनी गुंजाइश बीच में छोड़ी है। वो कह रहे हैं कोई हरफ आखिर नहीं होता सियासत में। मैं यही अर्ज़ करने लगा था कि ये इतनी लंबी जो हमने क्लिप दिखाई है अलफ लैला की दास्तान, ये किसको पता नहीं कि 2011 में शहबाज शरीफ साहब पंखा जलते थे जाके, अभी जो अलफ के मैं नहीं मानता, जर बाबा 40 चोर, ये रेलेवेंस नहीं होती इन चीज़ों की। सियासतदान जो है वो तो कलाबाजी मारने में माहिर होते हैं। अब ज़रूरत जो है वो इजाद की वहाँ है। अब जरदारी साहब ने जैसे ख़ुद कहा है कि कोई हरफ आखिर नहीं है, वो रूल आउट किया कम्प्लीटली। अब शायद आपको मालूम है कि ये नैब ने डे टू डे हेयरिंग जरदारी साहब का भी एक 2015 का रेफरेंस है, एक रह गया वो आखिरी के जी लिविंग बियॉन्ड, वो भी शुरू कर दिया। तो ये किसी न किसी मरले पे ये मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब के मसाइल जो हैं ये तकरीबन यकसां जैसे लग रहे हैं अब, और किसी न किसी मरले पे ज़रूरत के तहत इनके दरमियान कोई तालमेल भी हो सकता है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी पते की बात की है। उन्होंने कहा अगर मेरा ये टास्क लगाया गया तो मैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ को मिलवा दूँगी। उनका एक राब्ता है कि उनके जो बरदर नस्बती हैं वो फारूक नायक साहब, वो जरदारी साहब के दस्तराज थे, तो शायद उनके थ्रू रब्ता होगा। तो ये जो बातें हैं, इसकी ये सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद ये मियाँ नवाज शरीफ ने इनको बड़ा फेयरवेल दे के वहाँ से रुखसत किया। फिर 2014 के धरने में जरदारी साहब ने रोल अदा किया। अब आज सिर्फ जो नई बात है वो ये है कि हर सियासतदान जमहूरियत आइन का वर्त कर रहा है। ज़ियाउल हक की बरसी के मौके पे कुछ इसकी ख़ास सिग्निफिकेंस हो जाती है कि मियाँ नवाज शरीफ के बारे में तो कहा जाता है ना कि वाक़ियात से हैं, ये पौधा ही वहाँ लगा था। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा बारीकी में चले जाए ना, ये हम यही करते रहें कि फ़लाँ मौके पे ये था, तो मतलब है कि पीपल्स पार्टी के बानी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने भी तो सियासत अयूब खान से शुरू की थी। तो अक्सर सियासतदानों का आपको, क्योंकि यहाँ इस मुल्क में 30 साल बल्कि तकरीबन 35 साल तो खालिस्तन फ़ौजी हुकूमतें जो हैं बस्किदार रही हैं। हमें आज ये मुकाम में शुक्र करना चाहिए कि अब वो ज़माना के जनाब मेरे अजीज़ हमवतनों करके आप फारिग कर देते थे। आर्टिकल 58(2)B के तहत माजी में फ़ौज, सदर और अदलिया ने हर मौके पे कंस्पायर किया और इलेक्टेड लीडर्स को निकाला। और उस कंस्पिरेसी में हमारे अपोजिशन के सियासतदान भी होते थे, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कहा जा सकता है कि कुछ हुकूमतें उन्होंने निकाली। जब मियाँ नवाज शरीफ सैक हुए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी मिठाइयाँ बांटी। आज वो दौर हमें ज़ियाउल हक के, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि अभी भी वही दौर चल रहा है। कभी माजी में जैसे लोगों को फारिग किया गया, अभी भी वैसे ही फारिग किया गया। 29वीं बरसी के मौके पे वो कहते हैं, लेकिन अगर पहले की तरह होता तो वो जेल में होते। ठीक है ना, आज उनकी हुकूमत है यहाँ पंजाब में भी, वफाक में भी। आज उनको कानूनी और आइनी कवर के तहत या वाकई कानूनी और आइनी तरीके से फारिग किया गया। माजी में ऐसा नहीं होता रहा। यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब
पहली दफ़ा सैक किया है गुलाम इसहाक़ खान ने, तो उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो होता था जहाँ मैरिट होटल है उसके सामने सिंध हाउस में, तो वहाँ पे जतोई साहब गालबन बने थे, केयर टेकर बने प्राइम मिनिस्टर, खाने के बर्तन भी नहीं थे, तो बड़ी बेआबरू हो गए, कूचे से वज़ीर आज़म निकलते रहे। मियाँ नवाज शरीफ तो फिर भी रैली की सरबराही करके आए हैं, पंजाब हाउस भी उनके माशाल्लाह कब्ज़े में है, सब कुछ मौजूद है। तो दुनिया बड़ी बदल गई है पाकिस्तान में, और उम्मीद ये करनी चाहिए कि जमहूरियत और जमहूरी इदारों को फ़रोग़ मिले। अदलिया हमारी मजबूत हो गई है, और मियाँ नवाज शरीफ को या उनके आइंदा आने वाले जानशीनों को ये तवक्को हो, और मौजूदा वज़ीर आज़म को भी, कि यार कोई आप पार्लियामेंट को मजबूत करें। आपने पार्लियामेंट को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया। आप ना कैबिनेट की मीटिंग बुलाते थे, ना पार्लियामेंट में जाते थे, आपके वज़रा ने उनको चंदा भर अहमियत नहीं दी। आज अब रोते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, जमहूरियत का कत्ल हो गया, 5 जजों जो निकाल देते हैं। वो भाई आपने अदारे कौन से मजबूत किए? पार्लियामेंट कमज़ोर हुई, एग्जेक्टिव कमज़ोर हुई, और बाज़ अदारे उसकी वजह से ज़्यादा मजबूत हो गए, जिसमें अदालत उज़्मा भी शामिल है। अगर हर अदारा अपने दायरा कार में काम करे और मनमानी ना करे तो जमहूरियत तो उसी का नाम है। ठीक है, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें वो ये गलत तासुर है कि सभी फ़ौजी चीफ्स के साथ, आर्मी चीफ्स के साथ मेरी नहीं बनी, मेरी कुछ आर्मी चीफ के साथ बनी भी है। अब मुझे तो नहीं याद पड़ता कि 6 आर्मी चीफ्स के साथ काम किया, तो किसके साथ उनके ताल्लुकात खुशगवार रहे हैं। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा ब्रेक के बाद ये सवाल मैं रखता हूँ, हमारे साथ रहिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। निज़ामी साहब, अब नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि गलत, मेरे बारे में गलत कहा जाता है कि मेरी किसी आर्मी चीफ के साथ नहीं बनी, लेकिन अगर हम उनके पहले दौर से शुरू करें और आज तक उन्होंने 6-7 आर्मी चीफ्स के साथ काम किया है, तो कौन सा आर्मी चीफ आप कहेंगे कि जिनके साथ उनके खुशगवार ताल्लुकात रहे या कशीदा ताल्लुकात नहीं रहे? चले हम इतना मार्जिन। सबसे पहले तो बाय डेफिनेशन ये आपका जो है ना सवाल, ये फेयर नहीं है। अच्छा, आर्मी चीफ्स की कौन से हुक्मरान से बनी? ठीक है, आप नाम लें। मेरे ख्याल में वहीद काकड़ की बेनज़ीर के साथ ठीक बन रही, टेंशन थी, उतनी नहीं थी जितनी नवाज शरीफ की बाकी आप देखें जरदारी साहब की, क्यानी साहब के साथ, क्यानी साहब बहुत ने भी क्या कुछ हुआ, मीमो गेट और सारा कुछ। ठीक है, ज़ियाउल हक ने अपने ही नामजद करदा वज़ीर आज़म को, वो चीन से वापस आया दौरे से, मई 1988 की बात है, साथ नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, भुट्टो के टिक्का खान के साथ भी वैसे सैक कर दी। एक और मिसाल मेरे ज़हन में आ गई। नहीं वो अगर टिक्का खान वो और दौर था। तो वो बात ये है कि ये जो है ना बाय डेफिनेशन ये रिश्ता ही ऐसा है जिसमें आर्मी की एक सुजरैनिटी जो है पाकिस्तान में, ठीक, वो तो एक बदी हकीकत है ना। सिविलियन कंट्रोल ओवर द आर्म फोर्सेस हकीकत नहीं है। जब लीडर उसको रीअसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो मारे जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ वाकई इनका केस यूनिक है कि ये कहते हैं किससे मिली बनी, इस लिहाज से आप कह सकते हैं नेगेटिव लिहाज से बनी कि मसलन जो इससे पहले आर्मी चीफ थे जनरल राहिल शरीफ, उन्होंने नवाज शरीफ को सैक नहीं किया अपनी पूरी 3 साल टर्म उठा के, नवाज शरीफ ने लेकिन उनको एक्सटेंशन नहीं दी, इस लिहाज से आप कह सकते हैं बनी। उसके अलावा तो कई चीज़ों पे जनरल आसिफ नवाज मरहूम जो है उनसे बिल्कुल नवाज शरीफ के तल्लुकात अच्छे नहीं थे। अगर वो तो कत्ल का इल्ज़ाम, उनके वो कत्ल का इल्ज़ाम तो वो गलत था बेशक, लेकिन वो तो नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने लगाया था ना, फैमिली ने यहाँ तक के जी जनरल आसिफ नवाज की फैमिली को भी शक था। वो एक लंबा किस्सा है, उसमें कुछ पर्दानशीनों के नाम आते हैं, उसमें बाद सहाफ़ी जो होते हैं ना लिबरल जर्नलिस्ट जो आजकल नवाज शरीफ के हवारी हैं, वो बड़े सो मच सो असलम बेग जो उनको लेकर आए, छोड़ दें वो असलम बेग के साथ नहीं बनी। वो छोड़ दें आप बात उसको कि आसिफ नवाज ने मुझे कहा कि मुझे बुलाया अपने डेथ से 1 महीना पहले और मेरी पहली मुलाकात थी। अच्छा, उन्होंने गुस्से में आ गए, वो इंतहाई गुस्सेले आदमी, और उसी वजह से वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार थे। उन्होंने कहा कि
ये नवाज शरीफ मेरे कोर कमांडरों को ख़रीदने की कोशिश कर रहा है और मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मेरे पास दोस्तों पे उसने इंटेलिजेंस ब्यूरो लगाई हुई है, एक जर्नलिस्ट थी उन पे लगाई हुई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, IB के चीफ थे, बिल्ला, ब्रिगेडियर बिल्ला, ठीक है ना जी। तो और भी बहुत वाक़यात मैं आपको बता सकता हूँ। इसी तरह ये जो आपने जिक्र किया जनरल वहीद काकड़ का, अब इसमें आपने जो कहा कि वो मेरे ब्रिगेडियर्स को खरीदने, मेरे कोर कमांडर्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि मुझे खुद BMW की गाड़ी की चाबी, इसको इमरान खान बहुत जिक्र करते हैं। क्योंकि मुझे नहीं कहा, इसलिए मैं नहीं कह रहा, जो मुझे कहा, जो आपको कहा गया उन्होंने कोर कमांडर। ठीक, फिर जनरल वहीद काकड़ का आप ले लें कि वहीद काकड़ से बज़ाहिर तो ठीक ही लगती थी, लेकिन जब मामला असल में लड़ाई जो थी वो गुलाम इसाक और उनके साथ थी, उन्होंने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा तो गुलाम हुसैन उनको गुलाम हुसैन इसाक ने सैक कर दिया उनको, नसीमुल शाह ने रिवाइव कर दिया, फिर मामला चल नहीं रहा था। तो वो उस वक्त जनरल वहीद काकर ने बड़ी बंदरबाट की। पहले वो गए पूरी मोटर कैड लेकर कि मैं मिलने आ रहा हूँ, उन्होंने कहा मियाँ साहब इस तरह तो चल नहीं सकता, तो आप मेहरबानी करके रजाइन का। उन्होंने कहा जी मैं लाहौर आके ज़रा मशवरा कर लूँ। तो यहाँ लाहौर आए, अब्बा जी मरहूम थे, मेरे चचा मरहूम थे मजीद निज़ामी साहब, शहबाज शरीफ साहब थे, चौधरी शुजात थे और मैं ख़ुद था। तो उनसे कहा गया कि थोड़ी सी मोहलत मांग लें और एक दिन की, और आप अगर वो कहते हैं ना तो कहीं पर गुलाम इसाक भी जाए। ये गलत मशवरा था। अच्छा, गुलाम इसाक को उन्होंने निकाल दिया, दोनों से रिज़ाइन ले लिया, लेकिन केयर टेकर ऐसा लेके आए कि अश्योर कर लिया कि नवाज शरीफ वापस ना आए। तो ये मियाँ साहब का अगर कहना कि, और ये जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा, इनके साथ जो 6-7 माह गुजारे खुशगवार तल्लुकात, खुशगवार है, इंतहाई खुशगवार, कोई ऐसा बज़ाहिर मसला नहीं था। और इसीलिए शायद नवाज शरीफ साहब खुल के नहीं कह, ट्वीट वाले मामले में भी खुशगवार रहे ताल्लुकात, ट्वीट के मामले में भी खुशगवार, मतलब वर्किंग टेंशन ज़रूर थी। ट्वीट वाले मामले में मेरे अपने नज़दीक मियाँ नवाज शरीफ ने एक फाश गलती की, क्योंकि उसमें जनरल साहब ने बड़ा साथ दिया उनका, उनकी हर बात मानी, जिसकी वजह से उनकी अपने इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम पैदा हुआ। यहाँ तक कि इनको उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होनी थी, उसको इसमें कुछ तरमीम कर दी गई कि इनको फारिग कर दें, वो मियाँ साहब ने नहीं किया। ये एक वजह तस्वीरें बनी, लेकिन कोई ऐसी नहीं वजह थी कि उनको सैक कर दिया जाता। लेकिन मेरा ख्याल है कि एज एन इंस्टीट्यूशन अगर आप कहें कि मियाँ नवाज शरीफ के बारे में भी एक तासर ये बन गया कि ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये इंडिया से पीके बढ़ा रहे हैं, ये सादिक और अमीन नहीं है जैसे कहते हैं, तीसरे इनका अपना कोई एजेंडा है और ये हमारे साथ फ़ौज के साथ सिंसियर नहीं है। लेकिन फिर भी देखें ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कोई ऐसा कदम नहीं किया जिसको आप गैर आइनी या गैर कानूनी कह सकें। उन्होंने कोई इंटरवीन नहीं किया उसमें, जिस तरह जनरल वहीद काकड़ जो है, सही है वो। तो आप ये कह सकते हैं कि असलम बेग, आसिफ नवाज़, वहीद काकड़, जनरल करामत, परवेज़ मुशर्रफ, इनके साथ तो बहुत नाखुशगवार ताल्लुकात रहे। उसके बाद सैक किया, हाँ जाहिर है वो तो परवेज़ मुशर्रफ ने इनको सैक किया, इन्होंने क्या किया, वहीद काकड़ ने इंतहा पर पहुंचा ना जी, तौर पर सैक किया। तो आखिरी दो ये जनरल राहिल शरीफ और आप ये समझते हैं बाजवा साहब के साथ कदरे बेहतर ताल्लुकात, अगर ये सुप्रीम कोर्ट को सर्वाइव कर जाते तो जनरल बाजवा साहब जो हैं इनको निकालने वाले नहीं थे गैर कानूनी तरीके से। अगर निकालना होता तो फौज के पास बड़ी ताकत है जी, वो आज भी मौजूदा तनाजुर में भी फारिग कर सकती थी। सही है। एक चीज़ एक मैं आपको बहुत बड़ी ज़रूरी बताता चलूँ, लेकिन अगर आप कहें ऑल वाज वेल, ऐसा नहीं था। जो चेयरमैन जॉइंट और चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इस किस्म की बातें भी चलनी शुरू हो गई थी कि जनरल बाजवा को की जगह चेयरमैन को ले आ जाए और ये इनको, तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी मियाँ साहब की, जो अगर कुछ लोग उनको मशवरा दे रहे थे। अच्छा, ये ज़ेर गौर था, मैंने सुना है कि किसी न किसी मरले पे इट वाज टॉक्ड अबाउट। अच्छा जी। अभी इसमें एक दावा तो ये भी हुआ है कि आर्मी चीफ और ISA चीफ की तब्दीली के हवाले से भी गौर किया गया। ये तब्दीली वाली बात है ना जो मैं आपको अभी बताइए। बाकी ये रहा कि जो अब
आप देखें कि जो जनरल रहील शरीफ थे वो आर्मी चीफ थे जब 2014 का धरना हुआ, वही थे ना जी उनके। लेकिन ISI के सरबराह जो थे सही, जनरल पाशा और उसके बाद ज़हीरुल इस्लाम जी ज़हीरुल इस्लाम, जी, ये धरने में इनका रोल जो है या उसके माँ बाद वो इतना नवाज की तरफ मुआफ़िक नहीं था। अब कहने को तो जनरल रहील शरीफ ने एम्पायर पे उंगली नहीं उठाई। आया ये आप सवाल पूछ सकते हैं कि कोई MI या ISI का चीफ जो है उसकी ज़रूरत हो सकती है कि अपने आर्मी अपने चीफ आप तो कर रहा को हूँ। डिफाई करे। अच्छा, अब एक ताज़ा खबर जो चल रही है इस वक्त चैनल्स पे वो ये है कि नवाज शरीफ साहब कल पेश होंगे नैब में। आसिफ किरमानी की स्टेटमेंट चल रही है, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ भागने वाले नहीं है, कल नैब के सामने पेश हो रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है। आसिफ किरमानी साहब ने अगर कहा, आसिफ किरमानी साहब उनके तर्जमान हैं और उनके करीब भी हैं बहुत। अभी उनको लॉयल्टी की इनाम भी मिला है, एवज में इनाम मिला कि वो सेनेटर किरमानी हैं और सेनेटर भी है, वो भी अब उनको खुसूसी वज़ीर मुमलिकत का मावन ओहदा भी मिल गया, वो ओहदा भी वज़ीर मिल आज़म गया। की, जी। वो तो जाहिर है कि वो मिल गया हुआ है, तो वो ज़रूर पेश होंगे, ऐसी कोई मामला। लेकिन ये आप बात याद रखें कि सिविलियन हुक्मरानों और आर्मी का फ़ौजी क़यादत की अनइज़ीज़ रिलेशनशिप पाकिस्तान की तारीख़ का एक बुनियादी अंसर है, जिसमें अमूमी तौर पे ये बात है, लेकिन खसूसी तौर पे मियां नवाज शरीफ जो हैं जब से वो डेमोक्रेट बने, भारी मैंडेट का जब उनको नशा सवार था तो मुशर्रफ ने उनको बाहर कर दिया। वो बहुत ही अहमकाना बात थी जो उन्होंने की। मेरा नहीं ख्याल कि मुशर्रफ साहब को साजिश कर रहे थे उसको निकालने की, लेकिन आप उनको जहाज़ के जो मियां नवाज शरीफ ने इसी इंटरव्यू में बात कही ना, वो गलत नहीं है कि ये मुशर्रफ के साथ नहीं थी फ़ौज। आपको पता है वो तो एमरजेंसी कू था, सही, वो टेनिस खेल रहे थे जो उनके जनरल अजीज से। लेकिन कहा जाता है कि प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा करना अंदाज़ा है। करें, आप देखें ये अब जो वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, मैं लेकिन आखिरी बात आपको कहते हूँ, प्लानिंग हमेशा होती है। जी, फौज है वो जंग के लिए हमेशा टेन कोर तैयार होता है हमेशा। ठीक है, चलें, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें कभी मौका मिला या कभी रेलेवेंस बनी तो दोबारा इस पर तफसील से बात भी कर लेंगे। एक बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आप प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे इस प्रोग्राम से साथ।